वंस अगेन प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेशबा एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में तैयारी को हमें एक नई उड़ान देनी होगी, हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ इन वन वीडियो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूरी एक किताब जो कि केमिस्ट्री की है, उसका संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण निचोड़ आज मैं आपको कराने वाला हूं। आपके मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। 100% बच्चा यहां से 3 प्रश्न फंसेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे और इससे ज्यादा आ जाए वो भगवान जाने, ठीक है। लेकिन 3 से 4 प्रश्न एक ही क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जी क्लास आपको कैसी लगी। क्या हम करने वाले हैं, हम आज टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्यारे साथियों 100% आपके एग्जाम के लिए क्या है, बेहतर रहेंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चे एक बार क्लास को ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर देंगे। और आज की क्लास का बच्चा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पीएच मान 7 से कम होने पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है जी पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन का क्या स्वभाव होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं पीएच मान क्या होता है। पीएच, ठीक है, पीएच आप लोग ऐसे मान के चलिए 0 से स्टार्ट होता है। किससे बच्चा, गुरुजी 0 से स्टार्ट होता है। 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके बाद में 8 9 10 11 12 13 और 14। ये बच्चा हम क्या पढ़ रहे हैं गुरुजी, ये हम आपको पीएच परास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां से साथियों क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है ना, वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। करना क्या है आपको, 7 से कम, अगर किसी भी पीएच विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा गुरुजी, विलयन हमारा अम्लीय होगा। क्या मैंने बताया, पीएच मान 7 से कम हो, पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा गुरुजी, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है। मैंने कहा एक विलयन की पीएच वैल्यू 6.9 है तो विलयन कैसा होगा, आप कहोगे गुरुजी विलयन आपका अम्लीय होगा, भले वो 6.999 होकर के, लेकिन विलयन हमेशा अम्लीय रहेगा। अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख लो, पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 है, 7 है तो विलयन कैसा होगा गुरुजी, विलयन हमारा उदासीन होगा। कैसा होगा जी, उदासीन होगा। याद रखना, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो विलयन कैसा आपका उदासीन होगा, और यदि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो विलयन हमारा हो जाएगा क्षारीय। विलयन कैसा हो जाएगा गुरुजी, क्षारीय। लिख सकते हो भी पॉइंट, पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा हो तो विलयन क्षारीय होगा, तो विलयन कैसा होगा गुरुजी, विलयन क्षारीय होगा। याद रखना,
यदि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो हमारा जो विलयन है ना वो हो जाएगा बच्चा पार्टी क्षारीय। अब 0 किसका पीएच वैल्यू? HCl आ सकता है, जो कि हमारा प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वो होता है जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम हो। ठीक है, तो HCl साथियों क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा। आप कहोगे जी गुरुजी 14 पीएच वैल्यू किसकी होती है? NaOH की जो पीएच वैल्यू है वो लगभग में साथियों कितनी होती है गुरुजी? 14 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है? यह हमारा प्रबल क्षार होता है। ये क्या है साथियों? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार वह होता है जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा हो। कोई कहे 1 बिलियन का पीएच वैल्यू 9 है और 1 बिलियन का पीएच वैल्यू 12 है, तो दोनों में से प्रबल क्षार कौन सा होगा? आप कहोगे जिसकी पीएच वैल्यू 12 है वो हमारा प्रबल क्षार होगा। मैंने कहा 1 बिलियन का पीएच मान 5 है और 1 बिलियन का पीएच मान 4 है, कौन सा प्रबल अम्लीय विलयन होगा? आपका जवाब होगा प्रबल अम्लीय विलयन 4 वाला होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्या है? 7 से कम होने पर विलयन का क्या स्वभाव होता है? सिंपल सी बात है बच्चा, विलयन अम्लीय होता है। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम, विलयन अम्लीय। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, विलयन क्षारीय। पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7, उदासीन, कोई प्रभाव नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। HCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण स्थिति क्या है? आपको बच्चा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HCl? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी पर 0 है, ऑप्शन सी पर +1 है एंड ऑप्शन डी पर +2 है। आपको HCl में क्लोरीन की क्या बताना है साथियों? आपको HCl में बच्चा क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। सभी बच्चे एक बार क्लास को फटाफट से शेयर करते रहेंगे। राइट आंसर होगा -1। देखो जो H पर प्लस आवेश, Cl पर माइनस आवेश, तो यहां पर +1 चार्ज है। ऐसे ही याद रखो क्लोरीन की ऑक्सीकरण HCl में जो क्लोरीन है ना, इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात की जाएगी तो -1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे, तत्व क्लोरीन आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है? प्रश्न क्या है? तत्व क्लोरीन, क्वेश्चन क्या है जी? तत्व क्लोरीन आवर्त सारणी में किस समूह में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पर हैलोजेंस में, क्षारीय धातु में, उत्कृष्ट गैसों में, क्षारीय मृदा धातुओं। या एक बात और याद रखना आप लोग, उत्कृष्ट गैसों को ही अक्रिय गैस कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसों को ही चाहे आप अक्रिय गैस कहो, अक्रिय गैस, और चाहे बच्चा आप निष्क्रिय गैस कहो, निष्क्रिय गैस कहो, आपका जो मन आए वो बोलो। उत्कृष्ट गैस को क्यों? क्योंकि इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। इनके बच्चा अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है? वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व हाइलोजन कहलाते हैं। हाइलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, परिवार के तत्व कहलाते हैं। हाइलोजन परिवार में कितने तत्व होते हैं? पेपर में आ सकता है जी कि हाइलोजेंस परिवार में कुल कितने तत्व होते हैं। नंबर 1 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका फ्लोरीन।
कुल कितने 4 तत्व होते हैं। ठीक है, पेपर में आ सकता है हैलोजन परिवार में कुल कितने सदस्य होते हैं। हैलोजन परिवार में बच्चा कुल 4 सदस्य होते हैं। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन्स। इसी के साथ हम सभी बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। कौन से हाइड्रोकार्बन की संरचना में त्रिबंध होता है। त्रिबंध, त्रिबंध आपको इससे पहले एल्केन, एल्केन, एल्काइन या एरोमेटिक, इसको बच्चा समझने से पहले हम आपको समझा देते हैं क्या। प्रश्न नंबर 4 है ना जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। एल्काइन, एल्काइन राइट आंसर होगा। कैसे, आप सबसे पहले यहां पर एक शब्द दिया गया है मेरे को, हाइड्रोकार्बन। क्या दिया है जी, हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप या कह सकते हो जो कि जिसमें ओनली H एंड C हो। हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चा, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, इसके अलावा कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु कुछ भी ना हो, सिर्फ आपको C और H दिखना चाहिए। हाँ, कार्बन दिखना चाहिए और हाइड्रोजन दिखना चाहिए। जब हाइड्रोजन और कार्बन दिखे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये हाइड्रोकार्बन है। अब बच्चा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हिंदी में बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और बच्चा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दूसरा इसका प्रकार रहेगा हमारा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला प्रकार हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और सेकेंड टाइप जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब बच्चा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच, यहां मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिसमें कार्बन, कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। कैसा बंध, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, वो कहलाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन और एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला होता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला होता है, और इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका एल्केन। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है त्रिबंध, 3 बंध होने चाहिए। यहां पर तो संतृप्त से हमें मतलब खत्म। संतृप्त क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होते हैं। फिर से कार्बन, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट हो, वहां पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच, लिख लो, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। जब द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त होगा। इसके अगर हम सही जवाब की बात करें जी, ऑप्शन नंबर सी होगा एल्काइन। इसमें आपके त्रिबंध पाए जाते हैं, इसमें आपके द्विबंध, और इसमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ विद कॉन्सेप्ट बच्चा। सब क्या करना है आपको, विद बच्चा कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर हुआ, उम्मीद है प्रश्न नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं। ऑप्शन नंबर ए पर 5 ब्लॉक हैं, ऑप्शन नंबर बी पर 4 ब्लॉक हैं, सी ऑप्शन पे 3 ब्लॉक हैं, डी ऑप्शन पे
6 ब्लॉक है। फटाफट से कमेंट में आंसर करते रहिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा जी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी या डी सही होगा। फटाफट से राइट आंसर करो बच्चा। आप कहोगे गुरुजी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होते हैं। कितने? कुल 4 ब्लॉक होते हैं। कक्षक बी से आप बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ब्लॉक्स जैसे यस हुआ, पी हुआ, डी हुआ, एफ, ये सब क्या है बच्चा? ये सब कक्षक है, यस, पी, डी और एफ। ओके, यस की आकृति गोलाकार, डमरूकार, डबल डमरूकार, इन सबकी आपको आकृति भी याद रखना है। क्लियर बा? फटाफट से बता दो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सी के साथ सही जवाब हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? कमेंट में बताओ जी गुरुजी समझ में आ रहा है। कमेंट में बच्चा बताना है कि समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। आगे, परमाणु की बाह्य कक्ष को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है बच्चा, परमाणु की बाह्य कक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर नाभिक, इलेक्ट्रॉन बादल, या संयोजकता कोष, या उपकोष जिसे सबसेल बोलते हैं इंग्लिश में। देखो नाभिक होगा नहीं, नाभिक तो परमाणु के जस्ट बीच में स्थित होता है, वो नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन बंद नहीं होगा जी बादल। संयोजकता कोष होगा, क्योंकि आपको संयोजकता आपने पढ़ी है। संयोजकता के बारे में मैंने फुल डिटेल में आपको अच्छे से समझाया। क्या होती है संयोजकता? संयोजकता मतलब बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता। बच्चा जो बंध बनाने की क्षमता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम संयोजकता बोलेंगे। या आप कह सकते हो क्या, अंतिम कोष में, अंतिम कोष में उपस्थित, ठीक है, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चा अंतिम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी संख्या भी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, क्या याद रखना है? बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं जी। या आप कह सकते हो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर साथियों क्या होगा गुरुजी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संयोजकता कोष, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। भाई आगे चला जाए क्या? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि जी गुरुजी आगे चला जाए। उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे और करेंगे एक एक प्रश्न का खल्लास, और उड़ेगा गर्दा मिलेगा सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज पाना है ना बच्चा, तो बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। नहीं, अगर बात करने या ख्वाब देखने से हमें हमारे सपने पूरे हो जाते तो बच्चा आज कोई मेहनत नहीं कर रहा होता। उसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत की भट्टी में जलना पड़ेगा। कहते ना, सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही प्रखर निखरता है। समझ में आया? होगा विशाल तरुवर जो बीजे पड़ा है। एक बीज तो डाल के देखिए कामयाबी का, उसे सींचते रहिए, उसकी देखभाल करते रहिए, वो एक दिन बड़ा विशाल तरुवर बनेगा। और आप भी अभी एक बीज हो, उग रहे हो, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हो। और आज अगर आपने अपने ऊपर मेहनत कर ली ना, तो 100% बच्चा आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। चलिए भाई, नो बकवास, हम सीधी बात करेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें भी भाई बच्चों के
छक्के छूट जाते हैं भाई। इस क्वेश्चन में भी साथियों स्टूडेंट्स के क्या छूटते हैं, छक्के छूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या परिवर्तनशील। फटाफट से राइट आंसर कर दो बच्चा। सही जवाब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है। चलिए, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा बच्चा, याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है गुरुजी, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश किस पर होता है गुरुजी, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है गुरुजी, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनावेश। और उसके बाद में हम बात करेंगे उदासीन। न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन कण है बच्चा, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश, न्यूट्रॉन पर गुरुजी उदासीन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, आवेश का मान 0। प्रोटॉन पर आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है बराबर होते हैं, बस ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक, बाकी जो वैल्यू है वो समान समझ के मान के चलो होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया सबको? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि जी गुरुजी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आगे चला जाए क्या? आप कहोगे जी गुरुजी भाई अब तो आगे बढ़ाई जाए, हम एक एक प्रश्न को गुरुजी करेंगे। बिल्कुल बच्चा, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलीकरण जल उपस्थित नहीं होता है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलीकरण जल उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पर नीला थोथा, बेकिंग सोडा या बासिंग सोडा या बच्चा जिप्सम, या जिप्सम हो जाएगा। फटाफट से राइट आंसर करो जी, क्या होगा? दिस सब्सटेंस डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फटाफट से बताओ राइट आंसर गुरुजी, बेकिंग सोडा। कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीकरण जल में उपस्थित नहीं होता है? याद रखना, क्रिस्टलीकरण जल में, ये लिख जरूर लिया करो, इससे आपको याद हो जाता है। क्रिस्टलीकरण जल में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा उपस्थित नहीं होता है, बेकिंग सोडा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण जल में बच्चा बेकिंग सोडा उपस्थित नहीं होता है। आप कहोगे जी गुरुजी, क्रिस्टलीकरण जल में बच्चा बेकिंग सोडा उपस्थित नहीं होता। उम्मीद है सबको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ हम सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पर सेलुलोज,
ऑप्शन नंबर बी पर स्टार्च, पॉलीथिलीन या बच्चा प्रोटीन्स, या क्या होगा, प्रोटीन्स हो जाएगा। फटाफट से राइट आंसर करो भाई प्रश्न नंबर 9 का। 9 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर देखते जी कौन बच्चा बिल्कुल सही करता है। फटाफट से बताओ, निम्नलिखित में से कृत्रिम बहुलक, कृत्रिम जानते हो जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो, ठीक है। कृत्रिम मतलब जैसे हम मनुष्यों ने या वैज्ञानिकों ने बनाया हो। तो राइट आंसर बच्चा पार्टी इसका क्या होगा गुरुजी? राइट आंसर हमारा पॉलीथिलीन हो जाएगा। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पॉलीथिलीन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा जी? पॉलीथिलीन गुरुजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है, किसका जी? तो कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। ओके, आप कहोगे यस माय गुरुजी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में 4 बिलियनों के पीएच मान दिखाए गए हैं, लेकिन यहां पर भाई चित्र ही नहीं दिया गया है ना। चलिए, जब चित्र नहीं दिया है तो मैंने आपको शुरू में वाला बताया, याद रखना। पीएच वैल्यू 7 बिलियन कैसा? उदासीन, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 तो बिलियन उदासीन, 7 से कम बिलियन अम्लीय, 7 से कम बच्चा तो बिलियन अम्लीय, 7 से ज्यादा तो बिलियन क्षारीय। यदि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बिलियन कैसा होगा जी? क्षारीय होगा। याद रखना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना, वो मुझसे बोली बच्चा, क्या बोली? कि तिनका तिनका लगाना पड़ता है। याद रखना, एक एक ईंट जुड़कर एक घर का निर्माण होता है। ऐसे ही हम लोग एक एक प्रश्न को कंप्लीट करके पूरी किताब याद कर सकते हैं। अब आप सोचो कि मैं एक दिन में रट लूं, नहीं संभव है, इट नॉट पॉसिबल। याद रखना, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल बच्चा कब है? जब आप छोटे छोटे प्रयास करो। अगर एक दिन में आप प्रयास करोगे फिर भी आप उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है। इसलिए रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, निरंतरता जरूरी है। अगर आप किसी काम को करते हो तो वो लगातार करो। ऐसा नहीं मैंने 4 दिन पूरे जोश और जुनून के साथ किया, उसके बाद में हमारा मोटिवेशन कम हो गया, हम डिमोटिवेट होने लगे, तो बच्चा ये सब बकवास है। इसके चक्कर में मत आइए, पढ़ाई पे फोकस करिए। हम कहते हैं ना स्टडी इज पावरफुल, वो कहते हैं मनी इज पावरफुल, मैं कहता हूं नॉलेज इज पावरफुल। अगर आपके अंदर नॉलेज, बच्चा इतना पढ़ना कि सामने वाले का जो पैसे का घमंड है ना वो आपके ज्ञान के सामने कम पड़ जाए। इतना पढ़ो बच्चा। अरे दिखा दो, कह दो कि हम मेरी लड़ाई कलम की होगी, ना ही चलाऊंगा हथियार, है कि नहीं। कलम से क्रांति, उठो बच्चों उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। तुम तो जवान हो इस देश के, कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, और ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1 टन बिलियन में क्या मौजूद है? प्रश्न क्या है बच्चा? क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1 टन बिलियन में क्या मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए पर साथियों है आपका H3O प्लस Cl माइनस, ऑप्शन बी पर H2O प्लस OH माइनस, Cl माइनस प्लस OH माइनस, या अनायनित HCl, या बच्चा आपका अनायनित HCl हो जाएगा। अब याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पेपर में आएगा, ऐसा एक अम्ल का नाम बताओ जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। आप कहोगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अम्ल राज बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर प्यारे साथियों हम सब इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा H3O प्लस Cl माइनस। क्या होगा? H3O प्लस Cl माइनस बिल्कुल ही सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चा? आप कहोगे जी गुरुजी।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कार्बन अणु एक यौगिक अणु में कितने बॉन्ड बना सकता है। फिर से समझो क्वेश्चन क्या है कि एक कार्बन अणु एक यौगिक अणु में कितने बॉन्ड बना सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा, 2, 4, 6। बताओ कार्बन अणु, फटाफट से राइट आंसर करो भाई। सही जवाब क्या होगा, सबसे पहले समझो बच्चा, कार्बन। कार्बन परमाणु क्रमांक, अगर हम कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक, तो आप सब जानते हो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। बात अगर हम बच्चा किसकी करें, संयोजकता की, संयोजकता, तो आप जानते हो गुरुजी संयोजकता हमारी 2, 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 4। इसका मतलब कार्बन कितने और बंध बनाएगा अष्टक पूरा करने के लिए। आप कहोगे गुरुजी कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 और बंध चाहिए। कितने और बंध चाहिए, 4 और बंध चाहिए। तो कार्बनिक एक यौगिक अणु में कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। जैसे CH4, देखो कार्बन के 4 ही तो संयोजकता होती है जी। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है। ठीक है, कार्बन की जब चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाए तो समझ लो भैया ये हमारा स्टेबल हो गया, स्थायित्व को प्रदान कर लिया। Na2CO3 डॉट में 10H2O को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि Na2CO3 डॉट में 10H2O को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या साथियों ब्लीचिंग पाउडर होगा। फटाफट से जवाब कर दो बच्चा पार्टी, क्या राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, Na2CO3 डॉट में 10H2O। बताओ बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करो जी, सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सानिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंग सोडा। राइट आंसर क्या होगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का दूसरा नाम धोने का सोडा। क्या बोलते हैं जी, वॉशिंग सोडा का ही बच्चा दूसरा नाम हम धोने का सोडा, धोने का सोडा। किसे बोला, वॉशिंग माने ही धोना होता है, सोडा होता है कि नहीं। आप कहोगे यस माय गुरुजी। तो Na2CO3 डॉट में 10H2O को क्या कहा जाता है, इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम होता है जी इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम होता है। आप कहोगे जी गुरुजी। अब देखो Na2 इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी रासायनिक नाम याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमारा बिल्कुल सही होगा। तो Na2CO3 डॉट में 10H2O को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर भाई, फटाफट से बताओ कि जी गुरुजी क्लियर। देखो Na से सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके ओके गुरुजी। आगे बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 14, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या पूछा गया है हमसे, हमसे कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बताओ। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए पर है जी MgO, Mg2O, MgO या MgOH का होल ट्वाइस, या बच्चा MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा।
फटाफट से बताओ राइट आंसर। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो दोनों एक जैसे ही हैं, है कि नहीं? मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अभी मैं आया। चलिए, तो बच्चा अगर हम इसके सही जवाब की बात करें, ऑप्शन ए सी एक ही है, तो यही होगा MgO। इसी को बोलते हैं क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चा। ओके, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस है? बच्चा आपको बताना है नोबेल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस? रेडॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फटाफट से बताओ जी, राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर बच्चा 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल हो जाएगा? राइट आंसर बताओ क्या होगा? देखो, नोबेल क्या होता है? जो सक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसों को ही नोबेल गैस कहा जाता है। उत्कृष्ट गैस को बच्चा हम सिंपल रूप से नोबेल गैस कह सकते हैं। ठीक है, क्या होती है? अक्रिय गैस। अक्रिय माने जो किसी से क्रिया ही ना करें। क्रिया तभी नहीं करेंगे जब इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन नहीं, इससे वही अपूर्ण कक्षक है लास्ट। फ्लोरीन भी नहीं। राइट आंसर आपका रेडॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? गुरुजी, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर अगर हमारा कुछ भी है तो वो रेडॉन है। क्या राइट आंसर है बच्चा? गुरुजी, राइट आंसर हमारा रेडॉन हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। आगे अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण स्थिति बहुसंख्यक यौगिकों में क्या होती है? प्रश्न क्या है जी? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण स्थिति बहुसंख्यक यौगिकों में क्या होती है? ऑप्शन ए पर +2, -1, -2, +1। फटाफट से बताओ जी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण स्थिति बहुसंख्यक यौगिकों में क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा जी? +2 नहीं, -1 नहीं। राइट आंसर आपका -2 होता है। याद रखना बच्चा, क्या याद रखना है आपका? केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। आपके यूपी की मैं बात करूं बच्चा 25 मार्क्स की, बिहार की बात करें तो 30 मार्क्स की आती है। ठीक है, 25 मार्क्स की यूपी में, बिहार में 30 मार्क्स की। आप लोग टारगेट यूपी वाले बच्चे लेकर चलेंगे 22+। ठीक है, यूपी वाले बच्चे इतना स्टडी करें कि वो 22+ मार्क्स कर ही दें। बिहार वाले बच्चे 26+ सोच के चले। ठीक है, 26 से ज्यादा ही हो सके 27 भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा 26+ का आपका एक टारगेट होना चाहिए, होना चाहिए टारगेट। क्योंकि अगर आपका टारगेट है ना, तभी आप कर सकते हो। टारगेट बना के चलो, क्योंकि अगर 22+ करोगे तो बच्चा आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, रसायन विज्ञान में आपका ऐसा स्कोर होगा ना, दुनिया दंग रह जाएगी। उसके लिए हम आपको जो अब क्वेश्चन करा रहे हैं ना, चुनिंदा प्रश्न करा रहे हैं। एक एक प्रश्न को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चा, एक एक प्रश्न का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। याद रखना, ऐसा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना जो एग्जाम में बच्चा सेम टू सेम छपेगा। याद रखना, हो सकता है प्रश्न डायरेक्ट ना लड़े, कॉन्सेप्ट लड़ जाए।
तो हमारी जो मुंह की बातें ना इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरा प्रयास है इस बार केमिस्ट्री में यूपी वाले बच्चे 22 प्लस सही कर पाए और बिहार वाले बच्चे 26 प्लस, और झारखंड वाले बच्चों का कितना मार्क्स का आता है मुझे भी क्लियर नहीं है भाई, कंफर्म नहीं है। अगर 30 मार्क्स का आता है तो वो बच्चे भी इतना ही टारगेट लेके चलेंगे। याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आपकी ताकत आपके ज्ञान से कुछ नहीं होता है। अगर एक कमजोर बच्चा भी है ना, वो आज से पढ़ना शुरू कर दे तो वो आपको पीछे छोड़ सकता है। बस उसके अंदर हौसला होना चाहिए, उसके अंदर वो जुनून होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक HCaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? प्रश्न कह रहा है जी, यौगिक CaOCl2 का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम। देखो आपका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर होगा। क्या होगा? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, 50 बार। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। आप कहोगे जी गुरुजी, तो CaOCl2 क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को ही जी बिरंजक चूर्ण कहते हैं। बिरंजक चूर्ण एग्जाम में दे दिया जाए और आप हो जाओ बच्चा कंफ्यूज, बिरंजक चूर्ण क्या होता है? इसका क्या काम? क्या? जल को जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित करने में, जीवाणु रहित करने में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनने में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है, समझाते हैं। तो देखो CaOH का होल ट्वाइस उल्टा है, जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो बिरंजक चूर्ण हमारा प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, जब बिना बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमारा बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। प्रश्न आएगा कि कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? आप कहोगे गुरुजी आपकी हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। कब? जब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है तब। ठीक है, आगे। निम्न में से किस तत्व की शून्य संयोजकता होगी? प्रश्न कह रहा है भाई किस तत्व की शून्य संयोजकता होगी? अब भैया शून्य संयोजकता उस तत्व की होती है जो अक्रिय है ना, जो उत्कृष्ट गैसें हैं, जिनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, आप कह सकते हो। ठीक है, किस तत्व की संयोजकता शून्य होगी? सिंपल सी बात है, उन तत्वों की संयोजकता शून्य होती है जिनके अंतिम कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो, या आप दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो कहोगे वे तत्व जिनके अष्टक पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो जिनके अष्टक पूर्ण हो चुके हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके शून्य वर्ग के तत्व कहलाएंगे। राइट आंसर बता दीजिए भाई, प्रश्न नंबर 18 का सही होगा डी, हीलियम। हीलियम क्या? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आपका क्या आता है गुरुजी? हीलियम। ये होता है आपका He। इसे अगर लिखोगे 2He4, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, और इसका नाभिक जो है वो अल्फा कण के बराबर होता है। हीलियम का नाभिक इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। याद रखना, अल्फा पार्टिकल इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। 19, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न है भाई, उस अभिक्रिया को बच्चा क्या कहते हैं जिसमें कई सारे उच्च अणुभार वाले एकलक आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करते हैं? फिर से, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें कई सारे उच्च अणुभार वाले एकलक आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करेंगे? ऑप्शन नंबर ए पर संघनन कहेंगे, निर्जलीकरण कहेंगे, बहुलकीकरण कहेंगे, या बच्चा जल अपघटन कहेंगे, या साथियों जल अपघटन कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, बहुलकीकरण। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? राइट आंसर हमारा बहुलकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अब भैया जो प्रश्न है ना, कह रहा है कि श्वसन, जब हम सांस लेते हैं ना तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है श्वसन कैसी अभिक्रिया है। ये आपको मैं HW में दे रहा हूं, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ये आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है, अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए पर है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जी। दो ही मैं ऑप्शन दूंगा, या बच्चा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आपको बताना है श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब बच्चा आपको बताना क्या है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ऑप्शन नंबर ए पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या बच्चा नाइट्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम सही जवाब की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, जब हम श्वास को लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं, जब हम श्वास को ग्रहण करते हैं तब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और जब हम छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ग्रहण ऑक्सीजन करेंगे और छोड़ेंगे कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 क्या है? तात्विक अवस्था। ठीक है, तात्विक नहीं है, धात्विक होना चाहिए। धात्विक अवस्था में एक पदार्थ की ऑक्सीकरण स्थिति क्या होती है? प्रश्न है भाई, धात्विक अवस्था में एक पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -1, 0, +1, +2। फटाफट से जी राइट आंसर कर दो बच्चों। सही जवाब क्या होगा? धात्विक अवस्था में एक पदार्थ की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना, कितनी हो जाएगी गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। एस्कार्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? प्रश्न क्या है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कार्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर एस्पिरिन, सिरका, विटामिन सी, इनमें से कौनो नहीं, या बच्चा इनमें से कौनो नहीं। फटाफट से राइट आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सही जवाब मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर करो जी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा जी, या डी सही होगा? आप कहोगे गुरुजी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है? अब भैया प्रश्न क्या हमसे कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कौन सा है? कॉटन, जूट, सिल्क या ऊन? आपको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? कॉटन, जूट, सिल्क या वूल? फटाफट से बताओ जी सही जवाब क्या होगा प्रश्न नंबर 23 का? प्रश्न नंबर 23 का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बता दो। बिल्कुल, तो राइट आंसर हमारा यहां पे सिल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 24 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की रेडियोधर्मिता को मापने के लिए कौन सी इकाई है? भाई बताना जी कौन सी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए पर है क्यूरी, जूल, वॉट, केल्विन या केल्विन? फटाफट से राइट आंसर कर दो बच्चा पार्टी। सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्यूरी। तो प्यारे साथियों आज हमने आपको कराया क्या? टॉप 24 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है? ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है 24 में से कितने बन रहे हैं।
याद रखना ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए मैं आपको 25 के सेट करा रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। जो बच्चा रॉन्ग हुए उन टॉपिक पे आपको दोबारा पढ़ लेना है। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको दोबारा रीड करना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हो रेशवा एकेडमी के क्रेश कोर्स से तो ज्वाइन कर लीजिए बच्चा रेशवा एकेडमी का क्रेश कोर्स। ठीक है, तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। दिए हुए नंबर, मैं नंबर दे रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो 91 40 61 11 89 पे क्या करना, आपको कॉल व्हाट्सएप कर लेना है। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।